and welcome once again to our YouTube channel. Today we are going to start a very important lecture series for CSIR Net. And this is very also important for GATE aspirants also. In this particular lecture series, we will discuss the entire syllabus of biochemistry one by one. And in this very first lecture series, we will talk about the structure of atom and molecules. Before starting this lecture series, I would like to introduce myself, Pankaj Zaman, and I have qualified CSIR NET, GATE Curate, and other entrance exams. And currently, I am research scholar in Patna University. So, in this lecture series of structure of atom and molecules, before discussing about atom, uh, from where the atom and the concept of atom is arises, uh, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एटम का कंसेप्ट कहाँ से आया, इसको डिस्कस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जितने भी बायो ऑर्गेनिजम्स हैं, और आई कैन से दैट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, all organisms are composed of, or you can see that matter. मतलब कि जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? ये मैटर के बने हुए हैं. एंड व्हाट बेसिकली द मीनिंग ऑफ मैटर? एक्चुअली मैटर जो है वो इसका मतलब है कि ये मैटर जो है एक तरह से मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. ये जो मैटर है, यू कैन सी दैट कि ये मेड अप ऑफ combination of elements. And then what about elements? So जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, इनिशियल क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकते. दैट मीन्स कि वी कैन नॉट कन्वर्ट द एलिमेंट्स इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस विदाउट अल्टरिंग इट्स केमिकल नेचर. अगर हम लोग इस एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं या डिवाइड करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, तो इनकी केमिकल नेचर्स जो है वो बदल जाएंगे. So we can see that the elements are the substance that cannot be separated into simpler substances without changing their chemical nature or chemical properties. So we can see that cannot be separated without changing their chemical nature. So I think आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर हम एलिमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे तो इनके केमिकल नेचर में चेंज करना ही पड़ेगा. अब ये तो ठीक है, चलिए समझ में आ रही है कि ये केमिकल नेचर जो है इनका चेंज होगा अगर इनको हमको सब ब्रेक डाउन करना है. तो व्हाट अबाउट द केमिकल्स विच आर सेपरेटेड? अगर वो सेपरेट होंगे तो वो किस फॉर्म में सेपरेट होंगे? तो फर्दर जब केमिकल सेपरेट होंगे, सॉरी एलिमेंट्स सेपरेट होंगे, एलिमेंट्स कैन
can be divided in or simplified into atoms. ये जो है ये एटम्स में सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। तो एटम्स एक तरह से, अब यहाँ कंसेप्ट आती है कि व्हाट अबाउट एटम्स, एटम्स क्या है। तो एटम जो है एक तरह से एलिमेंट्स हैं ऑफ डिफरेंट साइज और मास, आर एलिमेंट्स ऑफ different size and mass and mass। यानी कि एटम जो है वो डिफरेंट साइज और मास के एलिमेंट्स हैं। यानी कि अगर दो एटम्स हैं तो वो डिफरेंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, तो अब ये समझ में आ जाता है। तो अब यहाँ से एक कंसेप्ट आती है कि ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। तो जब भी एलिमेंट्स को आप ब्रेक डाउन करते हैं तो वो सिंपलर एटम्स में कन्वर्ट होते हैं। तो सो वी कैन से दैट हियर कि हम लोग एलिमेंट्स को ही ब्रेक डाउन करेंगे। आप कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन जब आप करते हैं तो वो कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एटम्स में। अब यहाँ कंसेप्ट आती है कि ठीक है एटम्स तो बन गए, तो अगर आप देखिएगा कि टू टिल डेट अगर आप देखिएगा तो 118 118 एलिमेंट्स जो हैं अभी तक डिस्कवर हुए हैं। ये 118 एलिमेंट्स के बारे में अगर आप देखें तो इसमें से टोटल जो नेचुरली अकरिंग हैं और आर्टिफिशियल हैं, उनमें से आप कह सकते हैं कि 83 जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, ये है नेचुरल। ठीक है, एंड देन यू कैन ऑल्सो से दैट कि रेस्ट ऑफ देम आर आर्टिफिशियल, artificial, or you can say that PCL, and you can say that synthetic। तो आप ये कह सकते हैं यानी कि रेस्ट जो 35 हैं, 35 के प्रॉक्स हैं, ये क्या है, सिंथेटिक है। तो हम बात कर रहे थे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं कैसे रिलेट करते हैं, कैसे ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स से रिलेट करेंगे। तो आप देखिएगा कि जब भी टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात करेंगे तो ओनली ओनली 25 एलिमेंट्स आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल लाइफ। टेरेस्ट्रियल लाइफ, सो दैट कि आप समझ सकते हैं कि केवल 25 एलिमेंट ही टेरेस्ट्रियल लाइफ में आपको मिलेंगे, या जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें आपको मिलेगा। तो अगर इसको और बहुत प्रिसाइजली देखें तो ये जो 25 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं उनमें से ओनली 6 जो होंगे वो बहुत ही कॉमन टाइप हैं। यानी कि कॉमन टाइप कहने का मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ओनली 6, आप कह सकते हैं 6 जो होंगे, 6 आर मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स। तो ये मोस्ट कॉमन 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो जब इन 6 एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आप करेंगे कार्बन की बात, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है,
और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, और फास्फोरस है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 6 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं ये हैं। अब बात आती है कि ठीक है सर, ये जो 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं, व्हाट अबाउट and what are the contribution of these 6 elements in the body of living organism? तो अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 98% of the total mass of total mass of cells, और यू कैन से दैट कि 98% ऑफ द टोटल मास ऑफ सेल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ये 6 एलिमेंट्स। और आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो होता है, वो उनमें इन सारे के सारे जो जो भी एलिमेंट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो हो गए कि ये 6 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स के बारे में। तो देन व्हाट अबाउट द रेस्ट एलिमेंट्स which are found inside the living organisms? तो वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रेस एलिमेंट कहलाते हैं या रेयर एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इन एलिमेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या इंपॉर्टेंट रोल है, अगर उसको देखना चाहते हैं तो सिंपली समझ लीजिए कि ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। So that these elements are very very important for the enzymatic activity, and these elements are very important for enzymatic activity। तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसके अलावा ये विटामिन के लिए के फंक्शंस में भी बहुत सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। और भी बहुत सारी प्रोसेसेस में, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया आपका, सेल सिग्नलिंग हो गया, इन सब चीजों में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो भी एलिमेंट्स हैं, ये जो भी एलिमेंट्स हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आप देखते हैं बोन्स के फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इन एलिमेंट्स के बारे में अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि इनमें बोरोन हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, जिंक हो सकता है, सिलीनियम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप मॉलिब्डेनम हो सकता है। ये सारे के सारे का एंजाइमेटिक एक्टिविटी में बहुत अच्छा रोल है। कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। तो ये जो है वो बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन इन ह्यूमन बॉडी और इन एनी प्लांट और एनिमल्स बॉडी।
सो दैट कि अब इनके इम्पोर्टेंस के अलावा अगर हम देखें कि ठीक है ये एलिमेंट्स और ये एटम्स जो हैं वो इसके अलावा भी बहुत सारे बॉन्डिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब बेसिकली हम लोग आ जाते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि आपने ये समझ लिया कि एलिमेंट्स क्या हैं। अब एटम के बारे में बात करें तो आप यहाँ हेडिंग देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बहुत सिंपली समझिए कि अगर इसकी बैकग्राउंड को देखें तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये इसकी बैकग्राउंड में क्या कहता है कि ये जो जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि मैटर्स, और या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ composed of very small particles known as एटम। तो ये एटम होते हैं। और एटम के बारे में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी डिस्कवरी जो हुई, डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड बाय डाल्टन इन 1900 सॉरी 1803। ये 1803 में डिस्कवर्ड हुई। इसके कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स थे डाल्टन के, जिन्होंने उन्होंने एक चार पोस्टुलेट्स दिया जिसमें उन्होंने एटम्स के बारे में बताया कि एटम्स जो हैं ये इनविजिबल होते हैं। इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, आप पोस्टुलेट्स बहुत आसानी से देख सकते हैं। इनमें बहुत पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन की अगर बात करें, डाल्टन की बात करें तो ये बहुत आसान है। ये इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं। इसके अलावा जो होता है इनके केमिकल एलिमेंट्स जो है आइडेंटिकल इन मास इन ऑल अदर प्रॉपर्टीज, मतलब आइडेंटिकल इन मास होते हैं, आइडेंटिकल इन मास कह सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं ये केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम जो होता है वो केमिकल नेचर इनका डिफरेंट होता है। केमिकल नेचर इज डिफरेंट, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। ठीक है। एंड लास्ट आप ये कह सकते हैं कि ये अ, अपने कॉम्बिनेशन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कैन कंबाइन विथ अदर्स, ये दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे डाल्टन के। एंड देन आफ्टर अगर आप रदरफोर्ड की बात करें, इनके बाद रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया कि हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड इन फिजिकल टर्म्स, फिजिकल टर्म्स में कैसे ये अरेंज होते हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड स्ट्रक्चर में उन्होंने बताया कि ये जो सेंटर है इसमें आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिखेंगे। एंड ये जो सर्कल है यानी कि ये पेरिफेरी है, ये इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। और ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये आपके जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है
ये दोनों के दोनों मिलके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है, ये दोनों कंबाइन होके फर्दर आपको न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो है वो आपको रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया, एंड देन दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं पूरे के पूरे न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये जो है वो प्रपोज्ड किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, ये रदरफोर्ड के द्वारा प्रपोज किया गया फिगर। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम और proposed by Rutherford. Ford. तो ये हो गया, एंड देन अगर आप बात करें कि व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो अगर ये आप यहाँ देखेंगे कि सब एटॉमिक एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम की बात करें, तो आप देखिएगा, आप कहिएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन एंड तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और ये कहीं ना कहीं कंबाइन होके आपको जो है वो एक साथ कंबाइन होके वो एटम की कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं। तो ये एटम के कंसेप्ट को डिफाइन करना तो ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है, तो एक कंसेप्ट आता है एटॉमिक नंबर का। व्हाट अबाउट एटॉमिक नंबर? तो ये एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो बहुत क्लियरली आप ये समझ लीजिए कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस होता है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो नंबर ऑफ वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एंड केमिकल एलिमेंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिटरमाइन करता है पीरियोडिक टेबल में यही प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का जैसे कि एग्जांपल में अगर आप ले लें कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 1 हो जाएगा। कार्बन है तो इसके में 6 प्रोटॉन है, तो इसका जो नंबर होगा प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर जो होगा वो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एटॉमिक नंबर है। और आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो होता है इसका नाम ही होता है, इसका नाम ही पड़ा है इसके नेचर पे, इसके ऊपर जो प्रेजेंट चार्ज है। तो प्रोटॉन के ऊपर जो प्रेजेंट चार्ज है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। आप कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है इसके ऊपर निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज होता है। एंड देन इसी से आप कह सकते हैं कि पूरा एटम जो होता है, एटम जो होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल होने का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वैसे ही आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन जो है अ, जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज,
तो जितना प्रोटॉन पे चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, सो दैट कि एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब बात आती है कि ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अलावा एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट आता है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स का, तो आइसोटोप्स के बारे में ये बहुत क्लियर है कि ये जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं उन सब के आइसोटोप्स होते हैं, उन सब की जो एटम हैं उन सब के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द एनवायरनमेंट और सिंथेटिक एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे ये समझिए कि जो atoms can exist in several physical distinguishable but chemical identical form में, मतलब फिजिकली अगर वो डिस्टिंग्विशेबल है, या आप कह सकते हैं कि an atom can, आप कह सकते हैं an atom can exist in several physically distinguishable but chemically identical forms, then they called then called isotopes. तो ये है आइसोटोप का मतलब कि सेवरल फिजिकल फॉर्म में तो मिल सकता है, लेकिन केमिकली अगर बात करें तो वो एटम जो है वो सारे के सारे जो है केमिकल नेचर जो होगा वो सेम होगा। तो फिजिकल डिफरेंट कैसे हो सकता है? तो बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये आइसोटोप्स जो हैं वो सेम एलिमेंट के अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो सेम होंगे, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि इन आइसोटोप्स number of protons number of protons are same, but number of neutrons are different। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी तो होगी वो सेम होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी इस कारण से डिफरेंट हो जाती है। एंड देन ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है वो कहीं ना कहीं जो होती है वो एक अनस्टेबल क्रिएट कर देता है, उसमें कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी ला देता है। तो समटाइम्स अनस्टेबल होने के कारण ये रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो दैट कि आप कह सकते हैं कि अनस्टेबल आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव। ये अनस्टेबल होने के कारण ये रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये तो हो गई कि ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण ये अनस्टेबल हो गए, एंड देन हाउ दे आर रेडियो एक्टिव। तो आप अगर ये एक तरह से एग्जांपल के तौर पे देखें तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स मिलते हैं। पहला हो गया हाइड्रोजन के फॉर्म में हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जो होता है आप जानते हैं कि वन प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, और कोई न्यूट्रॉन, जीरो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन। एक इसका आइसोटोप है ड्यूटेरियम। ड्यूट्रियम जो है इसका एक आइसोटोप है, और ये ड्यूट्रियम जो है
उसके पास आप देखेंगे कि 1 प्रोटोन और 1 न्यूट्रॉन आ जाता है। ये हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो ये जो होगा, ये ड्यूटेरियम हो जाता है। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ अनस्टेबिलिटी जो होता है वो इसमें आ जाता है, यानी कि ये एक तरह से आइसोटोप है, आप कह सकते हैं इसको 1 और 1। आप इसको कह सकते हैं 1 और 0। एक होता है इसका सबसे रेडियो एक्टिव होता है ट्राइटियम। ये ट्राइटियम जो है इसमें 1 प्रोटोन एंड 2 न्यूट्रॉन होता है। ये हो गया। तो ये हाइड्रोजन जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, एंड देन दिस इज रेडियो एक्टिव। तो इसके अंदर जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो भी रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं उनके अंदर एक बीटा डीके का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, बीटा डीके में जनरली क्या होता है कि आपको अ, जो एक प्रोटॉन का एक न्यूट्रॉन का गेन हो जाता है। देन जैसे ही ट्राइटियम में ये पूछा हुआ सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन है, ट्राइटियम में आप देखेंगे कि जैसे ही हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन फ्री कहते हैं इसको, अ, जैसे ही इसके अंदर बीटा डीके होगा, ये बीटा डीके का प्रोसेस है। जैसे ही बीटा डीके होगा आप देखेंगे कि ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हीलियम में आप देखेंगे जस्ट हीलियम में कुछ इस तरह का एंटी न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन होगा, एंड देन आप ये देखिए। ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन सॉरी ट्राइटियम जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल है एक और बीटा डीके का, कार्बन 14 में बीटा डीके होता है, एंड देन दिस बीटा डीके विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन 14। और ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप रेडियो एक्टिव, ये सीएसआईआर नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको दिख गया। ये दोनों का दोनों जो है वो सीएसआईआर नेट में पूछा हुआ। तो अभी के लिए इतना ही। इनके ऊपर चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी मास की बात करें अगर, तो प्रोटॉन पे जो मास होता है वही मास न्यूट्रॉन का होता है, ताकि न्यूक्लियस बैलेंस रहे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो चार्ज और मास का ये जो रिलेशनशिप हमने आपको दिखाया वो भी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट केमिकल बॉन्ड के बारे में, कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। इसमें और जो चीजें पढ़ी जा सकती है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आप पढ़ सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट एंड अवोगाड्रो नंबर। एंड देन मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो मॉलिक्यूल्स के बारे में बस इतना समझिए कि अगर बहुत सारे एटम्स जो होते हैं वो जब कंबाइन होंगे, मोर देन टू और मोर देन टू एटम्स जो होंगे जब कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन, कंबाइन होने के दौरान जो होता है वो एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एंड देन दैट केमिकल बॉन्ड will contain the energy inside the molecule। क्योंकि जब भी वो मॉलिक्यूल बनेंगे, एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा,
तो वो जो केमिकल बॉन्ड होगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब ब्रेकडाउन होगा तो भी वहां से एनर्जी निकलेगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो मॉलिक्यूल्स में आपको पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो केमिकल बॉन्ड का होगा, कि कैसे दो एटम्स जो होंगे वो कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, और उन दोनों के कंबाइन होने में केमिकल बॉन्ड का क्या रोल है। इस तरह की चीजें, कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड हैं, इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।